हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आर पे स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिवर्ती का सिलेबस है, उससे आपके एग्जाम में मित्रों 50 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो हम एक छोटा सा मॉडल पेपर करेंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, कैसी है। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइएगा। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। मित्रों, कल को आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप बीएसटीसी का एग्जाम देके शिक्षक बनेंगे, तो एक शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। सर, एक शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि उसको क्लास के अंदर अनुशासन रखना, कठोर अनुशासन रखना है। गुरुजी को देख के ही बच्चा डरना चाहिए, या विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर देना। अधिगम शैलियों का मतलब है सीखने के अलग अलग तरीके, अलग अलग व्यवहार के अनुसार बच्चों को सीखने के अधिक से अधिक अवसर देना है। मित्रों, एक शिक्षक है ना, उसका स्कूल में काम क्या होता है, वो बच्चों के लिए सीखने का माहौल पैदा करता है, सीखने के प्रति बच्चों में रुचि का विकास करता है। तो सही बात है ये दो वाली। पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ना, कि साहब शिक्षक का काम है पाठ कैसे पढ़ाना, उसकी योजना बनाओ और फिर पाठ पढ़ाओ। या यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना है कि जितने संभव हो सके उतने क्रियाकलाप कराओ। तो क्रियाकलाप भी कराना है, पाठ योजना भी तैयार करेगा, लेकिन सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को अधिगम के लिए क्या करना, अवसर देना, उनको सीखने के लिए अवसर देना, सीखने के लिए प्रेरित करना। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर कुछ क्या है, अच्छा करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है नेतृत्व गुण। मित्रों, सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है, ठीक है। नेतृत्व क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान का एक विचार है जो प्रत्येक परिस्थिति पर लागू होता है। प्रत्येक परिस्थिति का मतलब है हर जगह नेतृत्व होगा, ठीक है। नेतृत्व कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। जहाँ जहाँ समाज होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, नेतृत्व भी होगा। आपके ऊपर भी किसी न किसी व्यक्ति का प्रभाव है, किसी न किसी की बात आप भी मानते हो, किसी न किसी को आप भी फॉलो करते हो। अब फॉलो करने वाले सबके अलग अलग होते हैं मित्रों, हैं। कोई सलमान खान को फॉलो करेगा, कोई अक्षय कुमार को करेगा, तो कोई महात्मा गांधी को करेगा, तो कोई विवेकानंद जी को करेगा। सबके अपने अपने आदर्श होते हैं। तो नेतृत्व से क्या होता है? हमें यहाँ पे सामाजिक प्रत्यय के अंदर पूछा है कि नेतृत्व का संबंध किससे होता है। नेतृत्व मित्रों हमारी संस्कृति का संरक्षण करता है, हमारे अंदर धार्मिक मूल्यों का विकास करता है, सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, या समुदाय का मार्गदर्शन करना है। तो नेतृत्व मित्रों क्या होता है कि लोगों को लीड करना, उनको प्रभावित करने की क्षमता, उनको साथ लेके चलना। जो समुदाय है, जो समाज है, उसका मार्गदर्शन होता है नेतृत्व के द्वारा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। सृजनशील व्यक्ति निम्न में से कौन सा गुण रखते हैं? आपका बीएसटीसी के एग्जाम 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था लाडलों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे अच्छे प्रकार से आपको पढ़ने हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आपसे पूछा है कि सृजनशील व्यक्ति होते हैं ना मित्रों, जिसमें कुछ नया करने का गुण हो, जो कुछ नया करता हो, वो कौन सा गुण रखेगा? निर्णय में स्वतंत्र रहेगा, बिल्कुल सही बात है। जिज्ञासु रहेगा, विचारों पर दृढ़ रहेगा, निडर और साहसी रहेगा। बातें तो सारी सही है, पर हम सबसे ज्यादा सही करेंगे वो जिज्ञासु होता है। हर बात पर पूछता रहता है, ये क्या है, ये कैसे हुआ है। जैसे आपके घर पे टीवी पड़ी है, कोई सृजनशील बालक है ना, उसको अगर पेचकस मिल गया उसको खोलेगा, यार ये टीवी कैसे बनी, इसके अंदर ये है, ये बसंती कहाँ से आती है, कैसे नाचती है, कैसे इसके अंदर ये भाषण देते हैं मोदी जी, कहाँ से घुसते हैं। वो कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु व्यक्ति होता है। वही मित्रों क्या है, सृजनशीलता का मुख्य गुण है। अगला प्रश्न है संप्रेषण का अर्थ है। मित्रों, संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? आपके सिलेबस का एक पूरा टॉपिक है संप्रेषण कौशल। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। तो कहते हैं किसको संप्रेषण है? एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण है। एक व्यक्ति की बात को मित्रों उसी अर्थ और भाव में अन्य तक पहुंचाना संप्रेषण है। अच्छा वक्ता होना, वक्ता का मतलब बोलने वाला, अच्छा भाषण देना संप्रेषण है। या सदैव सहायक सामग्री का द्वारा बात कहना संप्रेषण है। मित्रों, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, वही आप समझ रहे हो, मतलब क्या है, संप्रेषण है, ठीक है ना। मैं कुछ और कहूं, आप कुछ और समझो, वो संप्रेषण नहीं होता है। वास्तविक संप्रेषण क्या होता है? एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ और उसी भाव में अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। आपने बातें की, वो सामने वाले ने सुनी और समझी, उसको क्या कहते हैं, संप्रेषण। हम आपस में बातचीत करते हैं ना, उसको संप्रेषण कहा जाता है, कम्युनिकेशन। अगला, सतत व समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? मित्रों, जो सतत व समग्र मूल्यांकन है सीसीई, इस सीसीई के अंदर क्या शामिल होता है, यह आपसे पूछा गया। केवल आपका संरचनात्मक आकलन किया जाता है
यानी कि केवल आपका रचनात्मक आंकलन होता है, केवल मित्रों संकल्पनात्मक आंकलन होता है, तो सीसीई में दोनों प्रकार का मूल्यांकन होता है, दोनों प्रकार का आंकलन होता है। तीसरा ये कह रहा है कि न तो संरचनात्मक होता है और न ही संकल्पनात्मक होता है, या विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों होते हैं। तो बिल्कुल मित्रों अलग अलग स्तरों पर क्या है, दोनों प्रकार के मूल्यांकन होते हैं सीसीई में। सतत है, सतत का मतलब पूछा जाता है परीक्षा में कि सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, निरंतर, जो हमेशा चलता रहता है। समग्र मित्रों बालक के व्यवहार के सभी पक्ष शामिल किए जाते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम में व्यवहार के सभी पक्ष शामिल करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समग्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने का अवसर देने से। मित्रों कक्षा में संप्रेषण हो रहा है, कक्षा में संप्रेषण किसके बीच में होता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो कक्षा में संप्रेषण होता है शिक्षक और छात्र के बीच में। किसके बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में क्लास में बातचीत हो रही है, उस समय बच्चे को विचार व्यक्त करने का अवसर देते हैं, बच्चे को बीच में बोलने की अपन छूट देते हैं। इससे क्या होगा, संप्रेषण बाधित होगा, शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, सरल होगा या उद्देश्य पूर्ति से भटक जाएगा। तो हम कई बार सोचते हैं सर कक्षा में बच्चा बीच में बोलेगा तो वो तो है बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन उसको विचार अभिव्यक्ति का अवसर दे रहे। बीच में बोलने का अवसर यूं कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कहीं डाउट है तो वो पूछो, तो बच्चा डाउट वगैरह क्लियर करेगा तो उसको समझ में जल्दी आएगा। तो संप्रेषण कैसा होगा, सरल होगा। बिल्कुल जो भी सी बता रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लास को अच्छे प्रकार से क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में घंटी वाला आइकन आएगा उसको दबा देना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच में क्या है लाडलों, अगला प्रश्न है, कक्षा में या विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यालय के अंदर जो प्रभावी संप्रेषण है, अच्छे प्रकार से संप्रेषण होना चाहिए। क्यों भाई? अच्छा संप्रेषण छुट्टियों के बारे में सूचना देने के लिए होता है, विद्यार्थियों में अधिगम की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करना या सुधार करने के लिए होता है, विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित, सौहार्दपूर्ण का मतलब अच्छा वातावरण विकसित करना जो बच्चों में भी क्या है, अच्छी भावना का विकास करे, तो उसके लिए विद्यालय का वातावरण प्रभावी होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है मित्रों आपके लिए, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। आप सभी को कहते हैं कि अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो। मित्रों एक छात्र होता है, एक विद्यार्थी होता है, उसका तो सबसे बड़ा आभूषण होता है, गहना होता है, वो अनुशासन होता है। तो अनुशासन को मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? जब आपको दंड मिले तब आप सही काम करो तो अनुशासन है, नियमों का पालन करना अनुशासन है। अब देखो ये भी सही लग रहा होगा नियमों का पालन करना, लेकिन आगे भी ऑप्शन पढ़ो, स्वतः ही नियमों का पालन करना, खुद ही नियमों का पालन कर रहे हैं, किसी को कहना नहीं पड़े हमें कि सड़क पे चलते समय बाईं ओर चलो, कोई कहे और फिर हम बाईं ओर चले, वो अनुशासन नहीं है। हम खुद सड़क के पहले से हमें पता है कि सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना, हम बाईं ओर ही चल रहे हैं, वो आपका अनुशासन है कि आप खुद ही क्या कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके साथ है, अध्यापिका बनने के लिए आप किस विचारधारा से प्रभावित हुए? आपको पता है आप सभी बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बच्चे होंगे वो अध्यापक बनेंगे, और जो बच्चियां हैं महिलाएं कहेंगे या बालिकाएं कहेंगे, वो क्या बनेगी, अध्यापिका बनेगी। तो इसके लिए आप कौन सी विचारधारा से, क्या आपके मन में विचार आया कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं? अध्यापन में कम शारीरिक श्रम होता, शरीर से मेहनत कम करनी पड़ती है, अधिक छुट्टियां मिलती है और कम काम होता है, अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है, अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने का और बौद्धिक अवसर देता। बिल्कुल मित्रों, आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप हमेशा पढ़ते रहेंगे, एक अच्छा छात्र है वही अच्छा शिक्षक होता है। तो हमेशा आप अध्ययन करते रहेंगे तो आप भी कुछ नया सीखते रहेंगे, आपकी बुद्धि का भी विकास होता रहेगा। बाकी अध्यापन व्यवसाय उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय भी है। मित्रों ईमानदारी व्यक्ति में होती है, किसी व्यवसाय में नहीं होती है। हम सभी अगर हम ईमानदारी से काम करें ना तो सारे व्यवसाय क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है। ये कह रहा है कि स्कूल होती है ना वो समाज का ही भाग है, एक छोटा रूप होता है। बिल्कुल मित्रों, विद्यालय को लघु समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु समाज कहा जाता है, या समाज की लैब कहा जाता है, समाज की प्रयोगशाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? समाज की प्रयोगशाला। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है कि विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है। देखो मित्रों, अगर आप भी देखो बीएसटीसी की पूरी विधिवत रूप से तैयारी करना चाहते हो ना, तो मित्रों आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर से। वहां से आपको बीएसटीसी का पूरा कोर्स मात्र 9 के लिए जाएंगे, और प्रत्येक क्लास के बाद फ्री टेस्ट होता है। तो बढ़िया प्रकार से आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो। कुछ भी पूछना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न है, अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। प्रश्न कह रहा है कि अपने पड़ोसी से संबंध तोड़ दो।
दो। अपने पड़ोसियों से अपने को संबंध रखना ही नहीं है, पड़ोसियों से संबंध तोड़कर ही आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो मित्रों, कभी नहीं। पड़ोसी भगवान का रूप होता है, पड़ोसी क्या होता है, हर सुख दुख में साथ देने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन आजकल अपन पड़ोसियों से लड़ाई कर लेते, फिर रात को कभी काम पड़ा, कभी दिन को पड़ा, हॉस्पिटल जाना, पड़ोसी साथ में नहीं चलेगा। तो पड़ोसी से संबंध तोड़कर कभी भी सुखी हम नहीं रह सकते हैं, ये बात गलत है। ये कह रहा है कि पड़ोसी से संबंध तोड़ के सुखी रह सकते, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मित्रों एक शिक्षक है उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? इससे उसको समाज में सम्मान मिलेगा, वह एक योग्य शिक्षक बन पाएगा, भाषा का ज्ञान हो जाएगा उसको, या इसके अभाव में वह छात्रों का मस्तिष्क है वो प्रखर नहीं बना पाएगा। अगर उसको अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को वो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। तो बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी सही माना जाता है कि वो योग्य शिक्षक बनेगा। लेकिन मित्रों ज़्यादा सही हो जाता है कि वो इसके अभाव में क्या है, अगर उसको विषय का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, बच्चों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना पाएगा। अगला सवाल देखिएगा, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार होना चाहिए। एक मित्रों अच्छे शिक्षक है ना, उसकी भाषा पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। उसके जो बोलने का तरीका, उसके जो समझाने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। क्यों? इससे क्या होगा, भाषा है वो योग्य शिक्षक बनाती है। अगर उसको भाषा का ज्ञान होगा तो वो योग्य शिक्षक बनेगा। भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, या भाषा के द्वारा वो अपने विचार है वो छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकेगा। बिल्कुल, वो बच्चों को अच्छे प्रकार से समझा पाएगा चीज़ों को। अगर उसको भाषा का ज्ञान अच्छा है ना, तो बच्चों को अच्छे प्रकार से चीज़ों को समझा पाएगा। अगला सवाल देखो, छात्र दंड की अपेक्षा मित्रों प्यार से अधिक सीखते हैं। क्यों? मित्रों ये कह रहा है कि बच्चे हैं ना, बच्चों को कुछ भी सीखना हो ना तो अब उसको दंड दोगे ना तो वो नहीं सीखेगा, लेकिन प्यार से सिखाओगे ना तो वो सीख जाएगा। ऐसा क्यों? तो मित्रों क्या है, ये मनोवैज्ञानिक है, उनको सुख मिलता है, उनको मानसिक शक्ति मिलती है, वह प्रसन्न होते हैं प्यार से। मित्रों मनोविज्ञान कहती है कि बालक है ना वो स्वभाव से कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। वो किसी की बात को जबरदस्ती नहीं मानना चाहता। आप उसको पीट पाट के कोई काम नहीं करा सकते, उसको प्रेम से आप सिखा सकते हो तो वो ज्यादा सीखेगा। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। क्या है? मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा में छात्रों की मित्रों निंदा नहीं करनी चाहिए। हम कई बार कहते हैं ना कि तुम तो फेल हो जाएगा, तुम पढ़ नहीं रहा है, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है। कभी भी कक्षा में जब मित्रों आप शिक्षक बन जाओ तो बच्चे की निंदा नहीं करनी है। क्यों? ऐसे क्या होगा है, इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, छात्र का मनोबल गिर जाता है, छात्र का जो मोटिवेशन होता है ना वो गिर जाता है। बच्चा सोचता है गुरुजी ने कह दिया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मोटिवेशन नहीं होगा। इससे छात्र में अनुशासन नहीं रह गया, कोई लाभ नहीं है मित्रों। इससे छात्र का मनोबल गिर जाएगा। बच्चा फिर अपन जैसा कहे ना गुरुजी वैसा खुद को मान लेता है। गुरुजी ने कहा तो ठालेड़ है, निकमा है, पढ़ाई नहीं करता। बच्चा कहेगा चलो आज से किताब बंद, अपने पढ़ना ही नहीं है फिर है। तो ऐसा कभी नहीं कहना है। खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य बताओ। खेल खेल में शिक्षा से मित्रों क्या तात्पर्य होता है? अपन कहते हैं कि बच्चे को खेल खेल में सिखा दो, मतलब खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना है, समय व्यतीत करना, टाइम पास करना है, विद्यार्थियों में खेल की भावना का विकास करना है, जीवन में खेल के महत्व को क्या है, खेल को महत्व प्रदान करना। तो खेल खेल में शिक्षा का मतलब है मित्रों खेल के द्वारा बच्चे को क्या करना, सिखाना। इसके लिए एक विधि होती है प्ले वे विधि, प्ले वे विधि भी होती है। इसके अलावा किंडरगार्टन विधि है, उसमें भी बालक को खेल आधारित शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे क्या होता है मित्रों? जब एक शिक्षक है वो कक्षा में अगर बच्चों को डांटता है, अरे चुप हो जाओ, कोई आवाज नहीं करेगा, अब की बार आवाज की तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ऐसा शिक्षक ने थोड़ा सा है आंखें निकाल के बच्चों को डांटा, गुस्सा हो गया थोड़ा सा शिक्षक, उसके चेहरे की भावे भंगिमा बिगड़ गई और बच्चे थोड़े से डर जाएंगे। भाई क्या होगा इससे? कक्षा में शोर नहीं मचता, बच्चे आवाज नहीं करेंगे, बात तो सही है। एक बच्चे दूसरे बच्चे को सुधारेंगे, दूसरा बच्चा कहेगा देख गुरुजी गुस्सा हो गया, चुपचाप बैठ जा। इससे शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है। या भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं। बिल्कुल मित्रों, जो निकमे होंगे, जो बदमाश होंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी तरह अच्छा बच्चा होगा ना, वो कहेगा अरे सर तो बड़ा डांटते हैं, मैं भविष्य में कभी भी गलती नहीं करूंगा। भविष्य में बच्चे क्या करते हैं, सर की डांट से बचना चाहते हैं। अगला सवाल देखो,
एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मित्रों, आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे थे, आपने बच्चे को क्या पूछा, प्रश्न पूछा, लेकिन बच्चे ने मित्रों उसका उत्तर क्या दिया, गलत दिया। अब उसको सुधारने के लिए उस पर आप क्या रिएक्शन दोगे, कौन सा रिएक्शन सबसे अच्छा हो सकता है। उसको डांटेंगे कि पाठ को तेने ठीक से याद नहीं किया है, उसको समझाएंगे कि उत्तर क्यों गलत है, उसको समझाना कि तेरा भाई उत्तर क्यों गलत हुआ। किसी दूसरे विद्यार्थी को ठीक उत्तर पूछेंगे या गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछ लेंगे, तो मित्रों क्या है, फिर बच्चे के डाउट रहेगा कि गुरुजी इसका सही उत्तर क्या है, मेरा उत्तर सही था या गलत था। तो उसको समझाएंगे कि देख बेटा तेरा उत्तर तो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसका सही उत्तर ये होता है। उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। अगला सवाल मित्रों है, विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे, यदि ये मित्रों विद्यार्थी होते हैं वो पाठ में रुचि कब लेंगे। विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें, अपन है उनको दोस्त बना के पढ़ाएं तो रुचि लेंगे। वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएं। आजकल तो आपको कहें तो अरे सर हमें तो आप वीडियो बता दो, हम क्या है रुचि ज़्यादा लेंगे, या जिस ज्ञान की आवश्यकता वो देंगे। बिल्कुल मित्रों, अपने यहाँ BSTC की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण में रुचि आती है तो पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, मैं आपको यहाँ पे गणित पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, आप नहीं पढ़ोगे, आपको उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। या उन्हें बताया जाए कि परीक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो परीक्षा के लिए आवश्यक। स्कूल में मास्टर का पढ़ाना सिर्फ परीक्षा पास करवाना उद्देश्य नहीं होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो उसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान देंगे ना, तो बच्चा पाठ में रुचि लेगा। अगला, आपके दृष्टिकोण में शिक्षा में किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण है, बताओ भाई। आपके दृष्टिकोण में मित्रों शिक्षा में कौन से स्तर में समस्या हो गई तो उसको सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं तक में समस्याएं तो उनको सुधारना जरूरी है। 8वीं स्तर माध्यमिक 10वीं तक की समस्याओं को सुधारना, या 12वीं क्लास 11वीं 12वीं की समस्या सुधारना ज़्यादा जरूरी है। तो मित्रों जो नींव होती है ना बच्चे की, नींव वो 1 से 5वीं क्लास के अंदर भरी जाती है। अगर नींव ही गड़बड़ हो गई, नींव ही कमजोर भर गई तो ऊपर मकान कभी अच्छा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जो प्राथमिक स्तर की समस्याएं हैं वो सुधारना बहुत जरूरी है। जब तक बालक क नहीं सीखा ख कैसे सीखेगा, ग कैसे सीखेगा है। जब तक क ख ग नहीं सीखा तब तक मित्रों वो क्या है, भाषा कैसे सीखेगा, लेखन कैसे, क्या लिखना नहीं, वो किताब पढ़ना वगैरह कैसे सीखेगा। तो प्राथमिक स्तर की समस्या है ना, उनका सुधार क्या है, बहुत जरूरी है। अगला, छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना चाहिए। बच्चों में पढ़ाई के प्रति मित्रों रुचि बढ़ानी, अध्ययन का मतलब पढ़ना, पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ानी है तो क्या चीज बढ़ानी चाहिए। माता पिता के शैक्षिक स्तर को, बच्चे के माता पिता है वो अगर कम पढ़े लिखे तो उनको भी साथ में पढ़ाना चाहिए। शिक्षण की गुणवत्ता को, आप जो पढ़ाते हो आपकी क्वालिटी है पढ़ाने की, कंटेंट की, उसको बढ़ाना चाहिए। शिक्षण कक्षा के आकर्षण को, क्लास में आकर्षण होना चाहिए, अट्रैक्टिव क्लास होनी चाहिए, या विद्यालय के वातावरण पर नियंत्रण करना चाहिए। तो मित्रों क्या करना चाहिए बताओ रे, आपकी जो गुणवत्ता है, शिक्षण की गुणवत्ता है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि अच्छा पढ़ाओ बच्चा अपने आप रुचि से पढ़ेगा। अगला, मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना है। मित्रों मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना किसे कहते हैं। सीखना का मतलब है अधिगम। अधिगम शब्द भी आ सकता है कि अधिगम है या मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना है। तो सीखना मतलब विषय को याद करना होता है, साक्षरता होती है, व्यवहार में परिवर्तन होता है या ज्ञान प्राप्त करना। तो मित्रों अधिगम या सीखना है वो मनोविज्ञान में अधिगम की क्या परिभाषा है। मनोविज्ञान देखो वैसे तो आपको अवसर सीखना मतलब हमने विषय याद कर लिया हम सीख लिए, नहीं मित्रों मनोविज्ञान कहता है उस सीखने के बाद अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो आप सीखे हो। और ये परिवर्तन भी कैसा होता है, अपेक्षाकृत। ये परिवर्तन भी अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, भूल नहीं जाओ वापस हैं। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है तभी आपने अधिगम किया, तभी आप सीखे हो। प्रश्न ऐसा भी आ जाए ना कि आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान क्या है। तो आधुनिक मनोविज्ञान है वो भी व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो। मित्रों अधिकतर विद्यार्थी किस प्रकार के मास्टर से खुश रहते हैं, किस प्रकार के मास्टर से श्रद्धा रखते हैं, जो उसकी जाति का हो। आप अगर चौधरी हो, आप अगर बिश्नोई हो, आप अगर क्या है प्रजापत हो, आपका अध्यापक उसी जाति
का है तो बच्चे खुश रहते हैं। मित्रों, ये जातिवाद की धारणा से हमें ऊपर उठना होगा, इस संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। जिस दिन भारत जातिवाद से ऊपर उठेगा उस दिन देश का विकास हो जाएगा। जो अपने विषय का ज्ञाता हो, जो उसके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाता हो, उस पे या जो अच्छे कपड़े पहन के आता है, फूंदे लटक रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहने हुए, उस पे बच्चे पसंद करेंगे। या जो कक्षा में पढ़ा रहा है तो पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाता कैसा हो, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा पढ़ाता हो। बी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी बहुत बढ़िया राइट हो जाएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दो। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भाई लाइक कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। आपको अगर मास्टर बनना है तो उसके लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, अनिवार्य घटक कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? अध्ययन रुचि। पढ़ाने में आपकी क्या होनी चाहिए? पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए, तभी मास्टर बन पाओगे। आकर्षक व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव होना चाहिए। राजनीतिक प्रभाव या गेहुआ रंग। तो मित्रों क्या हो जाएगा? गेहुआ वेहुआ सब ठीक है। आप मास्टर अच्छे तभी बन पाओगे जब आपकी पढ़ाने में रुचि है। अगर आपकी पढ़ाने में तो रुचि नहीं है लेकिन आप मास्टर बन गए, बच्चों को अच्छे प्रकार से पढ़ा नहीं पाओगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों के बौद्धिक स्तर को क्या करना है, ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? मित्रों, अध्यापक हो और बच्चों के अंदर कितना दिमाग है, बच्चों का बौद्धिक स्तर है, वो आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? गृह कार्य में एक प्रश्न दोगे और उसका मूल्यांकन करोगे, सबको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य बच्चा मित्रों क्या करेगा? बच्चों पासबुक से करके आ जाएगा। छात्रों की कक्षा में लिखित परीक्षा ले लेंगे, बौद्धिक स्तर लिखित परीक्षा से, चलो ठीक है। मौखिक मूल्यांकन करेंगे या छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर बिल्कुल पहले से निर्मित एक प्लानिंग के साथ प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चों का बौद्धिक स्तर पता चलेगा। अगला, अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह। मित्रों, एक अध्यापक के लिए कौन सी चीज अत्यंत उपयोगी है? एक अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वो छात्रों से विचार विमर्श करे। बिल्कुल मित्रों, छात्रों से विचार विमर्श करने बहुत जरूरी है। प्रधानाध्यापक से नियम पूछे स्कूल के, तो जो शिक्षण की आचार संहिता है, ठीक है, जो शिक्षण के मान्य व्यवहार होते हैं कि शिक्षक को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, वो खुद उसको पता होने चाहिए। सभी अध्यापकों के साथ बातचीत करें, बिल्कुल करनी है। कैंटीन जाकर चाय पिए। अब देखो बंदाणी है तो फिर चाय पिएगा नहीं पिएगा सर? अरे सर बंदाणी है 3 बज के स्कूल में, अब चाय की उबासी आ रही है, चाय तो पीना पड़ेगा है। कोई डोडे पीता है, कोई मिराज खाता है, कोई गणेश खाता है। मित्रों ऐसा नहीं करना है, नशा नहीं करना। अध्यापक समाज में आदर्श व्यक्ति होता है, उसको क्या है, गलत चीजें नहीं अपनानी है। तो सबसे जरूरी क्या है? बच्चों से विचार विमर्श करना। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है। मित्रों, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो कार्यक्रम होते हैं इसके, ये किस चीज के बारे में हमें जानकारी देते हैं? शिक्षा के प्रति सजगता की जानकारी देते हैं, शिक्षक की राजनीतिक चेतना, शिक्षक की व्यावसायिक रुचि या धनोपार्जन क्षमता। धनोपार्जन क्षमता का मतलब पैसे कितने कमाने। तो मित्रों, जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति हमें शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता के बारे में क्या करती है, जानकारी देती है। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिनके माध्यम से हमें सजग किया जाता है। सजग का मतलब जागरूक। मित्रों, चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण। बताओ, चेतना और जागरूकता है, ये कब तक महत्वपूर्ण है? एक व्यक्ति को कब तक मित्रों जागरूक रहना चाहिए, अपने आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में एक शिक्षक को कब पता होना चाहिए? संपूर्ण जीवन में पता होना चाहिए, पूरे जीवन में उसको ध्यान रखना चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए। पढ़ाने के लिए सिर्फ जागरूक रहना चाहिए, परिवार हेतु या कोई आवश्यक नहीं। तो मित्रों, पढ़ाने के लिए हो या हर काम में व्यक्ति को हमेशा एक्सपर्ट हो ना हो, लेकिन उस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान, आपके आसपास में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, अपने राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी क्या है, बहुत जरूरी है। संपूर्ण जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। अगला है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए बच्चों की क्या करनी है, स्वाध्याय में रुचि जागृत करनी। बच्चा घर पे जाके खुद पढ़े, इसके लिए आप क्या करोगे? या घर पे जाके नहीं तो भी खुद पढ़े, बच्चा शिक्षक के बिना भी पढ़ पाए, इसके लिए आप क्या करोगे? स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। स्वाध्याय न करने के कारण का पता करेंगे या अध्यापकों को ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो रुचि जागृत करनी। ऐसा नहीं लिखा कि एक बालक स्वाध्याय नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कहा। अगर वो नहीं कर रहा होता तो अपन कारण पता करते कि ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे है कि रुचि जागृत करनी है। तो बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए विभिन्न रोचक पुस्तकें रखेंगे। रोचक पुस्तकें रखेंगे जो रुचि पैदा, रोचक पुस्तकें किसे कहते हैं? जो भी रुचि पैदा करने वाली पुस्तकें। तो रुचि पैदा करने वाली पुस्तकें रखेंगे जिससे
बच्चे में क्या होगी, रुचि विकसित होगी। अगला है विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। स्कूल के अंदर पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसकी स्थापना क्यों की जाती है? छात्रों में शोध यानी कि खोज की आदत डालनी है बच्चों के अंदर, या छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, बच्चे खुद पढ़ सके लाइब्रेरी में बैठकर। तो बिल्कुल मित्रों, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए क्या है, लाइब्रेरी बनाई जाती है स्कूल के अंदर। अगला प्रश्न मित्रों आपका है, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य सर्वे का मतलब जिसमें दिखता भी हो, सुनाई भी दे, जैसे टेलीविजन, टीवी प्रश्न आता है, टीवी किस प्रकार की सामग्री। तो शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसको दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग अगर वो करेगा तो इससे क्या फायदा होगा? पाठ में छात्रों की रुचि रहेगी, बिल्कुल है, बच्चे बैठे बैठे देखेंगे, या बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक है। बिल्कुल सर, सही बात है। छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं, ज्ञान को वास्तविक रूप देने और पाठ में विविधता लाने में सहायक। बिल्कुल मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि ज्ञान को वास्तविक रूप, एक तो आप पढ़ रहे हो कि कहीं क्या है, गुरु शिखर नाम की पर्वत चोटी है, या कहीं पे नक्की झील है, एक आपको नक्की झील का फोटो बता रहे, उसमें नाम वीडियो बताया जा रहा है उसका, देखो बच्चों ये नक्की झील, वो आपको क्या रहेगा, ज्यादा याद रहेगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाला में कक्षा प्रबंधन का ठीक नहीं होना द्योतक है। द्योतक का मतलब प्रतीक है, क्या दर्शाता है? एक विद्यालय के अंदर, शाला का मतलब पाठशाला यानी कि विद्यालय, विद्यालय में कक्षा का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, प्रबंध ठीक नहीं है, कक्षा में मैनेजमेंट नहीं, बच्चे बातें कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है? समुदाय में फैली अवस्था की, समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, छात्रों की मानसिक योग्यता के, बच्चों में दिमाग नहीं है, विद्यालय की अनुचित परिस्थिति, विद्यालय में अच्छी परिस्थिति नहीं है, या शिक्षक की अकुशलता कि शिक्षक योग्य नहीं है, शिक्षक कुशल नहीं है कि बच्चों को चुप कराए, बच्चों में अनुशासन पैदा करे। तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षक की अकुशलता को दर्शाता है। एक शिक्षक मित्रों क्या है, अगर विद्यालय को मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, उसके क्लास में बच्चे आवाज कर रहे हैं, तो मानो शिक्षक की कहीं ना कहीं कमी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है। हम शिक्षा के द्वारा देश प्रेम की भावना का विकास कर सकते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का आयोजन क्यों होता है मित्रों? छात्रों के सुधार हेतु होता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है कि शिक्षा है वो मनुष्य का निर्माण करती है। तो मित्रों बिल्कुल, अगर आपसे पूछे कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व यानी कि हमारे चरित्र का क्या करती है, चरित्र का निर्माण करती है। तो शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना का क्या होगा, विकास होगा। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कक्षा में है ना, बच्चों को ज़्यादा डराना नहीं चाहिए मित्रों। कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को डराना नहीं चाहिए, भयभीत का मतलब डराना नहीं चाहिए। क्यों भाई? अगर डराएंगे तो क्या होगा, उनके चिंतन को आघात पहुंचता है। चिंतन का मतलब उनके जो दिमाग है उसको चोट पहुंचती है, अगर वो डरेगा तो है, विचार वगैरह नहीं कर पाएंगे, या उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। उनका जो टारगेट है ना, वो टारगेट कम पड़ जाएगा, फिर बच्चे डर गए तो पढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपको अगर डरा दिया जाए तो आपका जो टारगेट है उससे आप भटक जाओगे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा कि उनका जो व्यवहार है ना उद्देश्यपूर्ण, वो जिस टारगेट को लेके पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा उनको डर लगने लगेगा, तो डराना नहीं है। कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है। कॉलेज में मित्रों खेल होते हैं ना, स्पोर्ट्स का मतलब खेल, तो कॉलेज स्तर पर जो खेल होते हैं उन खेलों का उद्देश्य क्या होता है? परिपक्व युवाओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावना, कंपटीशन की भावना बढ़ानी है बच्चों के बीच में। इसके लिए क्या होता है, कॉलेज स्तर पर क्या होते हैं, खेल होते हैं। या अंतर शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, बच्चों में शिक्षा संबंधी अंतर शिक्षक उपलब्धि है उसका प्रतिस्पर्धा का विकास करना है, या सामाजिक खेलकूदों की प्रेरणा देनी है, या व्यक्तिगत खेलकूदों को प्रोत्साहन। तो मित्रों स्कूल पर है ना, अंतर शैक्षिक प्रक्रियाओं में आते हैं। कॉलेज पर जो खेल है वो अंतर शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा के उन्नयन के लिए क्या होते हैं, योगदान देते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी बी बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है। स्थायी का मतलब जो परमानेंट है, कौन, गवर्नमेंट नौकरी वाले। बाकी भाई प्राइवेट में तो कभी भी कह दे कि माड़ साहब हमें थोड़ा कॉम को नहीं, हमें थे घरे जाओ परा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले तो कभी भी कुछ भी कह दे। गवर्नमेंट स्थायी शिक्षक है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, तो देखो नेगेटिव आंसर नहीं देना है, आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। यहाँ पे नेगेटिव चीजें वो नहीं कहेंगे।
कि साहब रात में जो स्थायी शिक्षक हो तो दायित्वों को भुलाकर अधिकार मांगते रहते हैं, या कर्तव्यों के प्रति एक निष्ठा है उनकी, या छात्रों के सर्वोच्च हित की, या निरंतर पेमेंट बढ़ाने का कहते हैं कि साहब पेमेंट बढ़ाओ सरकार। तो मित्रों हमें पॉजिटिव आंसर देंगे कि छात्रों का सर्वोच्च हित करते हैं, छात्रों की भलाई करते हैं गवर्नमेंट के टीचर तो हैं। अगला प्रश्न देखो, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में, एक जो अच्छा नेता है, जो वास्तव में सच्चा नेता है ना, वो उसके अनुयायी का मतलब फॉलोवर, उसको नेता मानने वाले लोग हैं ना, उनके व्यवहार में क्या करता है? उनके व्यवहार में मित्रों केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, या दोनों प्रकार का परिवर्तन। तो एक अच्छा नेता है ना, वो व्यक्तियों के जो उसके पीछे लोग चल रहे हैं उनके गुणों में भी परिवर्तन करेगा, और उनके आकलन के दृष्टिकोण से उनकी मात्रा में, उनकी प्रगति में भी क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है। ठीक है सर, ओके। अगला, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मित्रों ये शिक्षा है ना, इस शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? आप और हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पेट का जुगाड़ है, सारा पापी पेट का सवाल है सर। आजीविका कमानी, 2 रुपए की कमाई हो जाए बस, इसलिए क्या है? पढ़ लिख के नौकरी लगना है, या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, पढ़ना लिखना या बौद्धिक विकास। तो मित्रों 2 रुपए का नहीं सोचना है, ठीक है ना। शिक्षा है ना, वो हमारा सर्वांगीण विकास करती है। बिना शिक्षा के मनुष्य है वो पशु के समान है, बस फर्क इतना है कि पशु के तो पूंछ होती है और सींग होते हैं, मनुष्य के सींग और पूंछ नहीं है। बाकी अगर मनुष्य में शिक्षा नहीं है ना तो उसको पशु माना जाता है मित्रों। तो शिक्षा क्या करती है? सर्वांगीण विकास करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, जब एक शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के लड़कियों से मनोविज्ञान में अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है कि अध्यापक, मित्रों जब कि मास्टर खुद ऐसा कह दे क्लास के अंदर कि है ना ये तो जन्मजात होता है, स्वाभाविक रूप से लड़के होते हैं ना वो हमेशा लड़कियों से क्या होते हैं? लड़कियों से ज़्यादा होशियार होते हैं, अच्छे होते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कोई जरूर नहीं है। लड़के लड़की दोनों में एक जैसा दिमाग है, जो ज़्यादा पढ़ेगा। कहीं कहीं अपन देखते हैं 99% लड़कियां बढ़ा लेती है परसेंटेज, और कोई लड़कियां 60 भी नहीं बना पाती है। कोई लड़का 30% नहीं बना पाता, कोई 99 बना लेता है। तो लड़के लड़कियां कोई भी होशियार हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि लड़के हमेशा होशियार होंगे। लेकिन मास्टर ऐसा कहता है कि नहीं, लड़के हमेशा होशियार होते हैं, लड़कियां नहीं होती। इसका मतलब वो क्या है? वो क्या कर रहा है? ये उसका कौन सा गुण है कि लिंग पक्षपाती है, वो भेदभाव करता है लड़के लड़कियों में। सही दृष्टिकोण, एक सही बात बता रहा है, शिक्षा के दृष्टिकोण से नीतिपरक बात है। तो लिंग पक्षपाती, वो भेदभाव कर रहा है, बाकी कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं। अगला, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है एक शिक्षक है ना, उसको साधन संपन्न होना चाहिए मित्रों। साधन संपन्न का मतलब एकदम योग्य होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसको शिक्षक होना चाहिए। क्यों भाई? इससे क्या होगा, या ये क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन कि साधन संपन्न का मतलब है उसके पास सर धन होना चाहिए। मास्टर के पास क्या करेगा मास्टर? धन से उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए कि बड़े बड़े जो अधिकारी है, आपके पीओ साहब हैं, बीडीओ साहब वगैरह, उनसे संपर्क होना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह। या उससे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास, बिल्कुल शिक्षक है ना वो बच्चों की समस्याओं को हल करता है। तो मित्रों एक शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उसको कहते हैं कि शिक्षक तो अच्छा है, साधन संपन्न है। तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या होगा? राइट होगा। और भाई जिसको विधिवत रूप से बढ़िया प्रकार से तैयारी करनी है ना, बीएसटीसी का बढ़िया कोर्स चल रहा है, प्रत्येक क्लास के बाद आपको फ्री में टेस्ट मिलेगा, ऑफर चल रहा है। पिछले 15 वर्षों के बीएसटीसी के पेपर है वो टेस्ट बनाकर फ्री दिए जाएंगे, 200 प्रश्नों के 15 पेपर हैं। तो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसके लिए आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे कोर्स मिलेगा। कुछ भी पूछना हो कोर्स के बारे में तो ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। आरपी स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे क्लास की पीडीएफ आएगी। वीडियो को लाइक करना है। क्लास आप चाहते हो डेली लगे तो कमेंट करके सभी को बताना है कि सर क्लास डेली होनी चाहिए। आपके जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उससे पता चलेगा कि क्लास डेली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और